Hello friends, welcome back to the new video. Today's topic in this series of quality management system, we shall discuss about deviations. आज हम लोग deviations के बारे में समझेंगे कि आखिर deviations होते क्या हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाता है, इनकी कैसे इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, इन्हें कैसे डील किया जाता है, मतलब प्रॉपर कहा जाए तो इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है. सबसे पहले इसका एक एग्जांपल समझते हैं. मान लीजिए ये कोई एक नेशनल हाईवे है और इस पे से ये रास्ता जाने का है एंड दिस साइड आने का है, मतलब ये 2 वे रास्ता है. अब किसी भी रीजन से, चाहे उस वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करना हो या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गए हों, ये साइड ब्लॉक हो जाता है और आने का और जाने का दोनों रास्ता यही सेम हो जाता है. तो ये एक डेविएशन है, ये एक डाइवर्जन है. तो अगर मैं कहूँ कि डेविएशन आखिर क्या है, तो जो भी मेरा अप्रूव्ड प्रोसीजर है, वैलिडेटेड सिस्टम है, उससे होने वाला किसी भी तरह का डाइवर्जन, आइदर इन फॉर्म्स ऑफ रिजल्ट और सम डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स और सम आउटकम्स, वो एक डेविएशन कहलाता है. अभी इसको और डिटेलिंग में अगर समझा जाए तो मैं कहूँगा जैसे यहाँ पर मेरा एक ही साइड से आने जाने का हो गया, हमने उसी में एक पार्टीशन करके कह दिया कि इसी आधे रोड से ही मेरा आने का भी है, जाने का भी है, तो वो एक डेविएशन है, क्योंकि ये जो मेरा पोर्शन था ये ब्लॉक हो गया है. अब डेविएशन 2 तरह के होते हैं. एक होता है प्लान, एक होता है अनप्लान्ड. अब इसको कैसे समझेंगे कि प्लान, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है और इस वजह से अथॉरिटीज़ ने सिर्फ इतना पोर्शन ब्लॉक किया और कहा कि अब आपको इतने दूर के लिए हाईवे को बंद करना पड़ेगा, आप या तो डाइवर्जन लेकर जाएं फ्रॉम दिस वे और आप इसी में से करके जाएं. तो ये मेरा है एक प्लान डेविएशन. उन्होंने एक इवेलुएट किया कि ट्रैफिक के बेसिस पे उन्होंने एक डाइवर्जन लगा दिया कि इधर से भी जाने का एक रास्ता है, आप यहाँ से जा सकते हैं. और दूसरा अनप्लान्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई या यहाँ पे कोई एक एक्सीडेंट हो गया. अब उस एक्सीडेंट की वजह से ये पोर्शन पूरा ब्लॉक हो गया. अब यहाँ पे ये अनप्लान्ड एक एक्सीडेंट हो गया, एक इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया है. अब वहाँ पे अथॉरिटीज़ क्या करेंगी कि उन्होंने देखा कि हाँ ये रास्ता बंद है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे एक डाइवर्जन देने की ज़रूरत है. तो ये हमारे 2 तरह के डेविएशंस हो गए. अब अगर मैं कहूँ कि डेफिनेशन में समझाया जाए कि डेविएशन आखिर डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा, तो डेविएशंस का मतलब होता है किसी भी तरह का डाइवर्जन, एनी टाइप ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम द अप्रूव्ड प्रोसीजर्स और अप्रूव्ड सिस्टम और एनी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर इज कॉल्ड ए डेविएशन. एनी टाइप ऑफ डाइवर्जन, आइदर प्लान्ड और अनप्लान्ड, दैट मे और मे नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी. ये भी समझिए, दैट मे और मे नॉट, ये आपको QMS में हर जगह समझना पड़ेगा. दैट मे और मे नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी. और जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी की, तो फिर वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, SISPQ, सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड देन क्वालिटी, because these are the 5 factors which defines the product quality. अब हमने बताया कि डेविएशंस 2 तरह के हैं. अब जैसे नाम बताता है कि डेविएशंस 2 तरह के हैं, एक है प्लान्ड और एक है अनप्लान्ड. प्लान्ड का मतलब हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है, हमने ऑलरेडी उसे पूरी तरह से इवेलुएट कर लिया है, हमारा वो एक्सीडेंटल नहीं है. अनप्लान्ड ये एक एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल है जो एकदम से हो गया, हम सब कुछ ओके कर रहे थे फिर भी ये हो गया.
अब लेकिन इन दोनों को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, माइनर, मेजर, क्रिटिकल। क्या मतलब है? इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी पे तो नहीं, लेकिन प्रोसेस पे कोई इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। एंड दिस मीन्स इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी। अब एग्जांपल समझते हैं। मेरे गाउनिंग क्लीनिंग का प्रोसीजर है कुछ, मैंने उसमें कुछ चेंज कर दिया। लाइक मैंने कहा, घर का एग्जांपल लूँ कि मैं हमेशा बर्तन विम बार से धोता हूँ, लेकिन इस बार मुझे विम बार नहीं मिला, मैंने दूसरा कोई बार ले लिया। अब उससे मेरा कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी कि मेरे खाने पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने उसे इवेलुएट किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये मेरा माइनर क्लास का आता है। मेजर में क्या है? मेजर डेविएशन में कि मैं हमेशा बर्तन धोने के बाद उसे गर्म पानी से भी वॉश करता हूँ, जिससे कि उसमें से स्मेल निकल जाती है, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से मैं इस बार गर्म पानी से वॉश नहीं कर पाया। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर अफेक्ट हो गया, अब हो सकता है इसका इफेक्ट पड़े या ना पड़े, फिर भी ये एक डेविएशन है, तो ये एक मेरा मेजर टाइप का है, मेरा क्लीनिंग प्रोसीजर अफेक्ट हो गया। अब क्रिटिकल में क्या है कि मैंने गंदे बर्तन में ही खाना बना दिया, मेरा क्वालिटी अफेक्ट होगा ही होगा। ये एक क्रिटिकल टाइप का डेविएशन हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, आखिर डेविएशन को हैंडल कैसे किया जाता है। तो हम इसको 2 भाग में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्लान डेविएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, एंड फिर बाद में समझेंगे अनप्लान डेविएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। तो प्लान डेविएशन के लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ता है प्लांट के केस में कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, और मैं प्रपोज क्या कर रहा हूँ। एक बात और समझ लीजिए कि जो प्लान डेविएशन है ये परमानेंट नहीं होता, ये एक टाइम फ्रेम के लिए होता है। फार्मा इंडस्ट्री में कहा जाए तो 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच, या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरीके से हमें यहाँ पे टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ता है। अब प्रपोज्ड में क्या है कि मेरा ये प्रोसीजर रहेगा, एक्चुअल प्रोसेस ये है, प्रपोज्ड में मान लीजिए मेरा XYZ है। अब यहाँ पे मेरा आता है कि जब भी मैं कहूँगा प्लान डेविएशन है, तो मुझे यहाँ पे रीजन देना पड़ता है कि आखिर इसका रीजन क्या है। मान लीजिए मैंने कहा कि अभी तक मैं जो बैच साइज है वो 500 किलो का बनाता हूँ, अब मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि मैं उसे 1000 किलो का बनाऊँगा, और ये डेविएशन में 3 बैचेज के लिए लूँगा, सो दैट मैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकूँ, मैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकूँ, और मेरा प्रोडक्ट जो टाइमिंग है वो कम हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रोसेस जो है मेरा 500 किलो का बैच साइज है, प्रपोज में मेरा 1000 किलो का बैच साइज है। अब रीजन मैंने दिया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, टाइम रिडक्शन कि प्रोसेस टाइम रिड्यूस हो जाए। अब यहाँ तक आ गया मेरा रीजन। अब इसके बाद मुझे देना पड़ता है यहाँ पे फिर एक रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट या फिर इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट कि मेरा किस किस डॉक्यूमेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरा BMR पे पड़ेगा, मेरे BPR पे पड़ेगा, मेरा वैलिडेशंस पे पड़ेगा, ये सब मेरा इम्पैक्टेड आ गया। अब रिस्क असेसमेंट में कि मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ क्या रिस्क है, तो मुझे पूरा रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे मैं अलग से एक चैप्टर बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो यहाँ पे आप ये चीज़ मत कहिएगा कि रिस्क असेसमेंट आपने नहीं समझाया। इस रिस्क असेसमेंट में हम डिटेलिंग में बताएंगे कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर्स, प्रोडक्ट अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, और मैं उनको कैसे कंट्रोल करूँगा। ये सब मुझे रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन प्लान में बनाना पड़ेगा। इसके बाद मुझे फिर बताना पड़ेगा कि इसका
कंसर्न कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, मान लीजिए QA है, QC है, प्रोडक्शन है, और भी कोई डिपार्टमेंट आ सकते हैं। इनके साथ ही साथ अब अगले कमेंट में आएगा कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स अपना रिव्यू देंगे कि उन्हें ये डेविएशन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या उन्हें अमेंड करना पड़ेगा। इसके बाद ये डेविएशन दोबारा से QA के पास आ जाएगा। QA वहाँ पर अब असेसमेंट करेगा कि इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, प्लस पास्ट हिस्ट्री, कि कहीं ऐसा पास्ट में भी तो नहीं हुआ है, ये सब भी इवैल्यूएट करके वो अपना कमेंट देगा कि वेदर दिस डेविएशन इज एक्सेप्टेबल और नॉट, या यहाँ पे मुझे और क्या करने की ज़रूरत है। इसके बाद पास्ट हिस्ट्री के बाद आता है QA अप्रूवल। जैसे चेंज कंट्रोल में हेड QA अप्रूव करता है, वैसे ही यहाँ पर भी हेड QA ही अप्रूव करेगा। अब हेड QA चाहे तो इसे अप्रूव कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है, प्लस सजेस्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट किया तो रीज़न भी देना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। अब जब ये मेरा यहाँ तक आ जाता है, इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मैंने कहा कि मेरा बैच साइज बढ़ाने का डेविएशन है, तो मैं यहाँ पे 3 बैच बनाऊँगा, 3 बैच की मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, उसके लिए BMR BPR बनाऊँगा, उसका वैलिडेशन करूँगा, प्लस इसके बाद मुझे उसका प्रोडक्टिविटी पे क्या अफेक्ट पड़ा वो भी प्रूव करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होने का मुझे एविडेंस देना पड़ेगा। टाइम कम लगा उसका एविडेंस देना पड़ेगा कि पहले मेरे 3 बैच में इतना टाइम लग रहा था, अभी तो इससे मेरे 9 बैच के बराबर 3 बैच हो गए, तो चेंज ओवर का टाइम कम हो गया। ये सब भी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। अब जब ये सब इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो मेरा डेविएशन आता है क्लोजर पे। क्लोजर में क्या है कि क्लोजर के एविडेंसेस लगा के QA इसे वेरीफाई करता है। QA ने जब वेरीफाई कर दिया उसके बाद ये इस डेविएशन को क्लोजर के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है, क्लोजर रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे जब ये क्लोजर रिकमेंड कर दिया जाता है तो साथ ही साथ इसका कुछ कापा एक्शंस, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं बैच साइज बढ़ा रहा हूँ, तो अब मुझे ये क्योंकि डेविएशन से मैंने प्रूव कर दिया कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो QA इसमें कापा रिकमेंडेशंस में देगा कि अब क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इससे, तो आप अपने BMR BPR रिवाइज करके इसको 1000 किलो का बैच साइज फाइनल करिए। उसी के साथ ही ये मेरा डेविएशन क्लोज हो जाता है। अब सेकंड आता है मेरा अनप्लान्ड डेविएशन। अनप्लान्ड में क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल इवेंट्स हैं जो कि बिना प्लानिंग के हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे कैसे हैंडल करना होता है, सबसे पहले मुझे एक्चुअल प्रोसेस बताना होता है। पहले इसका मैं आपको एग्जांपल एक बता देता हूँ क्या होता है कि मान लीजिए हम फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करते करते कोई चीज़ स्पिल हो जाए, स्पिलेज हो जाए, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ बैच हैज बीन स्पिल्ड या सॉल्वेंट हैज बीन स्पिल्ड, ये मेरा एक अनप्लान्ड डेविएशन है। अब इस स्पिलेज को मुझे डेविएशन के तरीके से हैंडल करना है। अब ये हम लोग कैसे हैंडल करते हैं कि सबसे पहले मुझे बताना पड़ता है एक्चुअल। एक्चुअल में क्या है कि मेरा बैच साइज 1000 किलो का है, तो डेविएशन में क्या बताऊंगा मैं कि मेरा 500 किलो का बल्क स्पिल हो गया है, बल्क स्पिल हो गया है, 500 किलो बल्क मेरा गिर गया है। अब मुझे एक
यहाँ पे एक रीजन देना पड़ता है, प्रोबेबल रीजन, कि जिसे कहते हैं ना फर्स्ट साइट, रीजन एट फर्स्ट साइट, प्रथम दृष्टया। प्रोबेबल रीजन में मैं बताऊंगा कि ये जो है हैंडलिंग के ड्यूरेशन पे गिर गया, हैंडलिंग पे स्पिल्ड हो गया, हैंडलिंग में यहाँ पे स्पिल हो गया। अब इसके बाद मुझे एक करेक्शन बताना पड़ता है, जैसे मैंने आपको QMS वाले चैप्टर में बताया था कि करेक्शन, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। तो मुझे यहाँ पे करेक्शन बताना पड़ेगा कि मैंने उस 500 किलो का जो मेरा बैच बच गया है उसको क्वारंटीन कर दिया है, मतलब उसको संभाल के एक साइड रखा है, बल्कि और बाकी जो 500 किलो मेरा स्पिल हो गया है उसको मैंने कलेक्ट करके कलेक्टेड, लेबल्ड प्लस क्वारंटीन, मैंने इसको भी अलग क्वारंटाइन कर दिया है, इस पे रिजेक्टेड का लेबल लगा के, ठीक है ना। अब एरिया के साथ मैंने क्या किया, एरिया को क्लीन करवा दिया, दोबारा से मुझे लाइन क्लियरेंस लेना पड़ गया, यानी कि मुझे एरिया की सफाई का एविडेंस देना पड़ गया। इस टॉपिक पे भी हम अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, बनाएंगे बल्कि। लाइन क्लियरेंस के बाद मैंने दोबारा से ये जो मेरा ओक के 500 किलो मटेरियल है इसको मैंने दोबारा से प्रोसेस में ले लिया, प्रोसेस कर दिया, क्योंकि मैं प्रोसेस को नहीं रोकूंगा, मैं सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए क्वारंटीन करूंगा, सो दैट मैं यहाँ पे जो मेरा फैल चुका है माल, जो बैच मेरा फैल चुका है उसको कलेक्ट करके उसको रिजेक्ट कर सकूँ, और उसके बाद मैं इसे अलग से प्रोसेस करूँगा। अब यहाँ तक का हो गया। अब यहाँ पे मेरा आता है असली खेल, क्योंकि अनप्लान्ड डेविएशंस को ये कहा जाता है कि अब इसका आप बताइए कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, और रूट कॉज क्या है। मैंने बताया कि हैंडलिंग एरर था। अब ये हैंडलिंग एरर तो था, लेकिन ये हैंडलिंग एरर हुई तो हुई क्यों। अब अगला आता है मेरा इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन पे मुझे बताना पड़ता है आखिर इसका रूट कॉज क्या है। इस टॉपिक पे भी हम लोग एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक इन्वेस्टिगेशन का बेसिक बता देता हूँ कि रूट कॉज हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि आखिर रीजन्स क्या हैं, प्रोबेबल रूट कॉज प्लस एक्चुअल रूट कॉज। ठीक है, हैंडलिंग एरर हुई, अब वो हैंडलिंग एरर क्या थी, उसने मान लीजिए वो जो कंटेनर था उसके हैंडल्स नहीं थे, या उसमें कोई हैंडलिंग का टूल नहीं था, या जिस ट्रॉली पे वो आ रहा था वो ख़राब थी, अगर ख़राब थी तो उसमें कौन सा पार्ट ख़राब था, वो सब हमें बताना होता है। इस रूट कॉज या रीजन्स के बाद हमें बताना पड़ता है इसका कापा। अब क्योंकि करेक्शन हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, वो इमीडिएट एक्शंस थे, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन बताने होते हैं कि करेक्टिव एक्शन मैं इस रूट कॉज को कैसे ट्रीट करूँगा, और प्रिवेंटिव एक्शन कि मैं इसको आगे फ्यूचर में होने से कैसे रोकूँगा। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी ट्रॉली ख़राब थी, तो करेक्टिव एक्शन में क्या आ जाएगा कि मैं उस ट्रॉली को ठीक कराऊँगा थ्रू इंजीनियरिंग, और प्रिवेंटिव एक्शन में क्या आ जाएगा कि मैं ट्रॉलीज का एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाऊँगा। हर एक फ्रिक्वेंसी पे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, एक टाइम इंटरवल पे मैं अपने ट्रॉलीज का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाऊँगा। अब इस कापा का जब भी हम कहेंगे कि कापा लिया जाएगा तो इसका फिर एक रिस्क असेसमेंट भी किया जाएगा। प्लांट के केस में मैंने जो डेविएशन लिया उसका रिस्क असेसमेंट होगा, और यहाँ कापा का रिस्क असेसमेंट होगा। दोनों में मेन डिफरेंस है। अभी जब ये रिस्क असेसमेंट हो जाएगा, इसके बाद मैं उसे फिर से क्रॉस फंक्शनल टीम को, यानी कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इंटीमेट करूँगा कि मेरे यहाँ ऐसा ऐसा कुछ हो गया है। अब आप लोग अपने एक्शंस बताइए कि आपके यहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको उसमें क्या चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। अब मान लीजिए क्रॉस फंक्शनल टीम में आ जाएगा इंजीनियरिंग, QA, QC और भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो इंजीनियरिंग ने कहा कि मुझे PM करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा। QA ने कहा कि मुझे उसकी SOPs वेरीफाई करनी पड़ेंगी।
क्यूसी ने कहा एरिया को मॉनिटर करना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों के बाद ये दोबारा से डेविएशन क्यूए के पास आएगा, और क्यूए के पास क्यों आएगा? इवैल्यूएशन के लिए। क्यूए इवैल्यूएशन में कैसे? वो बताएगा कि पास्ट हिस्ट्री, पास्ट में तो नहीं ऐसा कहीं कुछ हुआ, पास्ट में तो नहीं कहीं ऐसा बल्क स्पिल हुआ था ट्रॉली टूटने की वजह से, ये सब भी आइडेंटिफाई करना है। प्लस कोई और एक्शन जो इम्पैक्टेड डिपार्टमेंट्स के कमेंट्स में छूट गए हों उनको भी आइडेंटिफाई करना है। प्लस यहाँ पे क्यूए ये इवैल्यूएट करेगा whether this kappa can be implemented or not। यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कापा इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। अब जब हमने कहा कि कापा कैन बी इम्प्लीमेंटेड तो क्यूए अप्रूवल, क्यूए अप्रूवल पे फिर वही अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, सजेस्ट भी कर सकता है। अब जब इतना सब हो गया, जब एक बार अप्रूवल मिल गया तो हमें फिर इसका कापा का इम्प्लीमेंटेशन, कापा इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन कि मेरा कापा इम्प्लीमेंट हो गया है, उसको वेरीफाई कर लीजिए। अब जब ये कापा वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आता है क्लोजर। अब प्लान डेविएशन में हमने बताया था कि जो भी डेविएशन है वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उससे मेरा रेशनल जो था, जो रीजन था, वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे बल्कि हमें ये बताना कि कापा मेरा इम्प्लीमेंट हो गया है या मैं कापा को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और इसका इफ़ेक्टिवनेस वेरीफाई कर लिया गया है, इफ़ेक्टिवनेस प्रूव कर दिया गया है, इफ़ेक्टिवनेस वेरीफाइड एंड दस दिस डेविएशन कैन बी क्लोज्ड। अब जब मेरा ये डेविएशन क्लोज हो जाएगा उसके बाद मैं इसको एक फ़ाइल में करके अलग से आर्काइवल में रख देता हूँ जहाँ पे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। और जब मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह आर्काइव हो जाते हैं तो मुझे फिर उसको उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। ये सब कुछ मेंटेन होता है थ्रू ए लॉग बुक, जो कि डिपार्टमेंट या कंपनी वाइज आप अपने हिसाब से एसओपी में जैसे होता है वैसे मेंशन करते हैं। और हर इस डेविएशन को पास्ट हिस्ट्री पे ट्रेंडिंग करी जाती है कि मेरे किस किस तरह के डेविएशंस हुए हैं, प्लान हुए हैं, अनप्लान हुए हैं, प्लान्ड, अनप्लान्ड, रूट कॉज बेसिस पे, कापा इम्प्लीमेंटेशन पे। ये सब, इन सब चीज़ों पे मुझे ट्रेंडिंग करनी पड़ती है। और जब भी मैं कहता हूँ कि मैंने ट्रेंडिंग करी, इट मीन्स मैं उनके ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसी के साथ ये डेविएशंस का जो चैप्टर है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें और भी कुछ समझना हो तो वो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और हमें और भी काम करने का प्रोत्साहन मिले। सो थैंक यू।